वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छे से आ जाए। तो क्रोनोलॉजी समझिएगा। शुरुआत के चैप्टर में आपको बताया जाता है कि फ्रेडरिक सूरियो ने एक पेंटिंग बनाई, यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब ऐसा विजन जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद ही कभी संभव होगा, है ना, हमेशा असंभव ही रहेगा। तो उसने अपने विजन में बढ़िया सी पेंटिंग क्रिएट करी, जिसके अंदर शुरुआत में जो है वो कुछ कुछ स्टेट इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लिबर्टी के आगे जा चुके हैं, फिर पीछे पीछे कुछ कुछ जो कंट्रीज़ है वो अपने अपने झंडे ले लेके आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये दर्शाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल सारे देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और यूनिफाई हो जाएंगे। बात को समझिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि यहाँ के लोगों को किसी से आज़ादी चाहिए थी। हम लोगों को तो ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि इनका देश क्या है। कुछ हिस्सा किसी और राजा के हाथ में था, कुछ हिस्सा किसी और के हाथ में था, कुछ हिस्सा किसी और देश के हाथ में था। तो यहाँ पे यूनिफाई करने की बात थी कि ये सारे टुकड़ों को जोड़कर हमारा पूरा देश व्यवस्थित बना लिया जाए। इस यूनिफिकेशन की पूरी प्रोसेस में, यानी कि नेशन स्टेट बनाने को, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कैसे ये भावना लोगों के मन में जागृत है, ये पूरा हमको सब इसके अंदर समझना है। 9th क्लास में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ के आए, जिसके अंदर आपने जैकोबिन वगैरह सबका रोल अच्छे से देखा। 9th क्लास में आप सारी चीज़ समझ में आया। आपने स्टोरी 9th क्लास में छोड़ी थी जब नेपोलियन आ चुका था। बात कुछ ऐसी है, सिटीजन्स ने अपना रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था 1789 का, और उसके बाद में सिटीजन्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर दिया था, एक मोनार्क बिठा दिया था और बोला था कि अब जनता के हिसाब से काम चलेगा। उन्होंने ला पैट्री ला सिटॉइन वाले कंसेप्ट्स लेकर आए, उन्होंने नेशनल फ्लैग बनाया, ट्राई कलर बनाया, उन्होंने स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स सब कुछ उन्होंने स्टार्ट किया। स्टेट जनरल असेंबली को रीनेम करके नेशनल असेंबली का नाम दिया। सब कुछ उन्होंने बढ़िया ऐसा, है ना, सारी चीज़ें उन्होंने बना ली। क्लियर। अब ये सब होने के बाद में क्या हुआ ना कि अच्छा चलने लगा ना, फ्रांस में एकदम सब चीज़ अच्छी हो गई। तो जब किसी एक पर्टिकुलर देश में चीज़ें अच्छी होती है तो उस देश के बंदे को ऐसा लगने लगता है ना कि हाँ, मैं तो सारी जगह पे ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो नेपोलियन और उसके चेले चपाटे निकल पड़े ये सोचकर कि हम जो है वो पूरे यूरोप में बढ़िया से डेस्पोटिज्म से फ्री कर देंगे पूरे यूरोप को। फ्रांस इज़ अ कंट्री इन यूरोप, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। तो इन्होंने क्या सोचा कि फ्रांस में तो हमने ये चीज़ कर दी, यूरोप में भी दूसरे देशों में हम ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और लोगों को नेपोलियन काफ़ी पसंद भी आ रहा था ना कि हाँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आए। जहाँ जहाँ पर वो जाता रहा वहाँ पर उसने नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 लागू करना शुरू कर दिया। ही एक्सपोर्टेड टू ऑल ऑफ हिज टेरिटरीज, जिसको वो कॉन्कर करता रहा। नेपोलियन कोड ऑफ 1804 में उसने सर्वडम हटा दिया, मेमोरियल ड्यूज उसने हटा दिए, है ना, सारे कुछ जो है वो उसने अबॉलिश कर दिया। उसने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आ गया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स लेकर आ गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आने दो, नेपोलियन हमारे यहाँ पे भी आएगा तो बढ़िया सी चीज़ें करके जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में तो बड़ी एक्साइटमेंट रही, स्टूडेंट्स वगैरह ने जैकोबिन क्लब्स ज्वाइन किए, है ना, खूब अच्छे से वेलकम किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपको नया ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स देखने को मिलते हैं तो आपके पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो जाते हैं। वो बंदा सोचने लगता है कि अब जो हूँ वो मैं ही हूँ। अब जैसे से नेपोलियन आगे बढ़ता जा रहा था, दूसरे देश के लोगों की भी टूटी बोल रही थी, है ना। भाई ब्रिटेन बैठा है, ऑस्ट्रिया, रशिया, हंगरी, सब लोग बैठे और देख रहे हैं कि नेपोलियन आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं टेरिटरीज को अपने अंडर लेते जा रहा है और सारे सब ड्यूज व्यूज जो है वो सब अबॉलिश कर दे रहा है भाई ये तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इन्होंने सारों ने टीम अप कर लिया उधर, और ये सब जो है वो चाहते थे कि कैसे तो भी करके हम क्या करें, इसको कहीं ना कहीं रोक दे। इस कहानी को यहीं से रखिएगा। और क्योंकि अब नेपोलियन पूरे यूरोप में फैलने लगा है तो हम फ्रांस का तो हमने समझ लिया, हमें यूरोप की क्या स्थिति है इसको समझना जरूरी है। तो आपको यूरोप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है चैप्टर के अंदर ही कि यूरोप की स्थिति आखिर कैसी थी। यूरोप में सारे नेशन, मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट सारे नेशन टुकड़ों में बटे हुए थे, है ना, कि इसी देश का, जैसे इटली ही फॉर एग्जांपल ले लिया तो इटली का नॉर्थ ऑस्ट्रिया के हाथ में है ना, साउथ जो है वो अलग हाथ में है, सेंटर कुछ और रूल कर रहा है, ईस्ट वेस्ट अलग रूल कर रहे हैं, ऐसा वाला मामला। तो पूरा यूरोप में यही चल रहा था। मतलब जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, ब्रिटेन यूनिफाइड नहीं था, इधर जो है वो हम देखें इटली यूनिफाइड नहीं था। तो टुकड़ों में हैब्सबर्ग एम्पायर, हंगरी, ऑस्ट्रिया, कुछ अलग अलग हिस्सों को ये लोग रूल कर रहे थे, यूनिफाइड नहीं था। तो ये तो बात हो गई कि देश स्ट्रक्चर कैसा था देश का, ये हमने इससे समझा, है ना। तो इतने जब स्ट्रक्चर है, फिर इतने बोली बोलने वाले लोग, है ना, सब अलग अलग बोली बोल रहे हैं, सब अलग अलग कल्चर फॉर्म करे, तो जाहिर सी बात है सवाल आता है कि मैडम इनके दिमाग में ये आया कैसे कि हमको हमारे देश को यूनिफाई करना है। तो देखो, इनके दिमाग में कुछ, मतलब सोच इनके दिमाग में कुछ ऐसे आई कि ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा, लेकिन इनके अंदर रहने वाले लोग कैसे थे इनको हम समझते हैं। बेसिकली 2 तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे थे। बहुत कम नंबर में
टाइप ए के लोग थे। टाइप ए के लोग आर एरिस्टोक्रेट्स, है ना, मतलब जिनके पास में ज़मीन, बाप दादा की ज़मीनें थी, खूब अच्छा पैसा था और आपस में टाइज ऑफ मैरिज से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो आपस में ही सब जो है वो शादी ब्याह रचाया करते थे और एकदम अच्छे नए कपड़े पहनना, रॉयल्टी वगैरह से रहना, ये सारा इनका काम था। ये टाइप ए के लोग हो गए। इन्हीं के यहाँ पर इन्हीं की ज़मीन पे फसल उगाने वाले लोग थे टाइप बी के लोग, जो कि मेजॉरिटी में थे, नंबर में ये लोग ज़्यादा थे, पीजेंट्री। अब ये पीजेंट्री जो थी, इन्हीं की जो ज़मीन है, तो सारी सी बात है, ये लोग अपनी ज़मीन पे खेती थोड़ी ना करेंगे कि हल लेके जा रहे हैं और खेती करें, ठीक है। ये क्या करते थे, अपनी ज़मीन को लीज पे दे देते थे, यानी कि जो पीजेंट्री थी वो आती थी, रेंट देती थी ज़मीन का, और इनकी ज़मीन के ऊपर जो है वो फसल उगाती थी, कुछ रखती थी, कुछ इनको देती थी, रेवेन्यू पे करती थी, रेंट पे करती थी, ऐसा। तो इन्होंने क्या बना लिया था, इनको सर्फडम के अंडर ले लिया था। ये सर्फ्स कहलाते थे कि भैया इनसे घर का काम भी करवाते, सब कुछ करवाते, ठीक। अब क्या हुआ ना कि इसी बीच आपने देखा, हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है ना, थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है वो यूरोप की सुधर गई, ठीक। इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, है ना, धीरे धीरे करके जो थोड़े बहुत गरीब लोग थे उन्होंने अपने अपने आप को सेटअप करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा पैसा आने लगता है, गरीबी हम देखते, थोड़ा पैसा आने लगता है, तो हम हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इमर्ज हुई न्यू मिडिल क्लास। अब जब ये न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई, इन्होंने देखा कि हमारे पापा को सर्फडम वगैरह ऐसा उन्होंने फेस किया और ये सारी चीज़ें हमारे समय पे हुई थी और हम इनके घर पे काम करते थे, बाकायदा इसका रेंट देते थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि ये हमको नौकरी समझ लेंगे, है ना। तो इनका दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड था, है ना। अब ये लिबरल हो गए, लिबरल मतलब फ्री, मतलब थोड़ा सब दूर की सोचने वाले लोग, क्योंकि ये एजुकेटेड थे। और जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनका तो यही ठाड़ वाड़ से रहना, किसी के बारे में सोचना नहीं, और दिमाग जो है वो संकीर्ण रखना, कुछ ऐसा दिमाग रखना जिससे उनका काम चल जाए, है ना, उनकी वाहवाही जो है वो होती रहे, उनके नौकर चाकर उनके पैर दबाते रहे, ऐसा उन लोग का दिमाग जो है वो कंजर्वेटिव रहता है। और ये जो है ये न्यू मिडिल क्लास लिबरल हो जाती है। अब जब ये लिबरल होती है तो न्यू मिडिल क्लास को समझ आने लगता है कि यार हमको जो है वो हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग, हर जगह पर न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो जाती है, पूरे यूरोप में, ठीक है। तो इनको समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको हमको सॉल्व करना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या, इन्होंने प्रॉब्लम्स दो तरीके से देखी, एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इनको समझ में आई कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो राइट टू वोट सब लोगों को मिला नहीं। सिर्फ जैकोबिन के समय पे शुरुआत में जो है वो थोड़ा बहुत इनको प्रॉपर्टी ओइंग मैन, थोड़ा मतलब शुरुआत में एक तो इनको प्रॉपर्टी ओइंग मैन को दे दिया था, फिर जैकोबिन के समय पे जो है वो सारे जितने भी मेल्स थे, ऑल एडल्ट मेल्स, उनको दे दिया था राइट टू वोट। फिर उसके बाद नेपोलियन के समय पे भी महिलाओं को तो पुरुषों का सब्जेक्ट ही मान के रखा था, है ना। तो इसे कुल मिला के जो है वो जिनके पास ज़मीन नहीं है और महिला, ये तो बेचारे हमेशा राइट टू वोट के लिए लड़ते ही आए, इनकी तो लड़ाई ये थी। तो ये तो हो गया पॉलिटिकली प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि बिजनेस के हिसाब से देखें तो प्रॉब्लम इन्हें क्या समझ में आई कि क्योंकि सब कुछ इतना टूटा फूटा सा था, तो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं थे, है ना, कि एक सेंटीमीटर का कपड़ा यहाँ पे इतना बिक रहा है तो वहाँ पे उतना बिक रहा है। एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, मान लो जर्मनी 39 कॉन्फेडरेशंस में जो है वो सेटअप है, अब उसके बीच में 11 कस्टम ड्यूटी आती है, जिसमें हर कस्टम ड्यूटी पे आपको 5% पे करना है, तो आप कमाओगे क्या, कस्टम ड्यूटीज पे करते रह जाओगे। तो इन्होंने मिलके इकट्ठा होकर इसके खिलाफ सवाल उठाया मिडिल क्लास लोगों ने, और फिर जर्मनी में प्रुशिया के हेड के थ्रू ज़ोल्वेराइन सेटअप किया गया। अब ज़ोल्वेराइन में उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक की, इतनी सारी जो करेंसीज थी 30 के अबव करेंसीज थी, उसको 2 तक करेंसी में वो लेके, जाहिर सी बात है इंडिया में अगर मान लो कि हर एक स्टेट में अलग अलग करेंसी कर देंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, तो फिर वो लोग करेंसी उन्होंने सारी हटाई और फिर 2 करेंसी का अप्रॉक्स काम रखा। तो ऐसे धीरे धीरे करके इन मिडिल क्लास लोगों ने चीज़ों को ठीक ठाक मरम्मत करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब ये मरम्मत कर रहे हैं तो जो कंजर्वेटिव्स है वो इनको देख के बैठेंगे तो नहीं, है ना। उन्होंने अपनी तिकड़म बढ़ाई, उनको समझ में आने लगा यार ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रुशिया, इनको समझ में आने लगा कि यार ये तो एक तो नेपोलियन शुरू हो गया है, ऊपर से मिडिल क्लास इमर्ज होके आ गई है, और फिर कंजर्वेटिव्स ऐसा सोचने भी लगे कि हमारा जो चर्च है, जो ट्रेडिशन है ना, ये सब फॉलो होते रहना चाहिए, ये जो सर्वडम वगैरह है कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। अपने यहाँ के लोग भी तो जो बड़े बड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं कहते कि नहीं, जो पुरानी तरीके की सोच रखते हैं वो रूढ़ियों को फॉलो करना पसंद करते हैं ना, ऐसा ही सेम है ना। तो क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये रिजीम खत्म हो जाएगा तो इनकी पावर चली जाएगी ना, तो ये लोग जो है वो शुरू हो गए कि भैया हम जो है वो नहीं सारा कुछ रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था, ऐसा बिलीव भी था कि यार वापस से प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में हमको नहीं जाना। हालांकि ये जो भी नेपोलियन ने करा है मोनार्की को स्ट्रेंथन तो कर ही रहा है, ताकत दे ही रहा है,
पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया ने क्या किया, मिल के इकट्ठा करके जो है वो, क्योंकि पता था कि इनकी गद्दी जो है वो चली जाएगी, तो इन्होंने नेपोलियन को मिलके हराया 1815 में। 1815 में इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया और फिर ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, है ना, उसने जो है वो क्या किया, उसने ट्रीटी ऑफ वियना बिठाई 1815 में। ये लोग सारे के सारे वियना में इकट्ठे हुए और फिर वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे वापस से चेंजेस कर दिए कि भाई बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे जो हटा दी थी, उस बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया फ्रांस में। आसपास जो है वो फ्रांस के टेरिटरीज बिठा दी ताकि अब कोई नया बंदा फ्रांस से उठ के पूरे यूरोप में ना फैल जाए। ठीक, साथ ही में वापस से हिस्सों को बांट दिया। जर्मनी के 39 फेडरेशंस को हाथ नहीं लगाया, बाकी जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे ना, उनको सबको अंडू कर दिया, सबको हटा दिया। ठीक, और जैसे जो भी हिस्सा था कुछ लोगों ने बांट दिया, जैसे रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया, है ना, ऐसे इटली का नर्दर्न हिस्सा ऑस्ट्रिया को दे दिया। ऐसे करके इन्होंने हिस्से जो है वो आपस में करके बांट लिए कि अब इन पे ये तुम रूल कर लेना, इन पे तुम रूल कर लेना, इन पे तुम रूल कर लेना, ऐसा कर दिया सारा कुछ। साथ ही साथ में अब क्योंकि नया बंदा ना आ जाए और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस हटा दी, कोई कंसेंट, कोई अपनी राय, कोई एडवाइस नहीं देगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब लिबरल्स जो है वो परेशान हो गए, मिडिल क्लास वाले जो लड़ाई लड़ना चाह रहे थे वो परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे। फिर क्या किया इन्होंने, अंडरग्राउंड। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सामने आके लड़ाई लड़ सकते थे, प्रॉब्लम थी, है ना, क्योंकि 3-4 देश इकट्ठे हो चुके थे, प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने अंडरग्राउंड अपने अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा ना वैसी लड़ाई हम शुरू कर देंगे, लेकिन अंडरग्राउंड लेवल पे तो प्रिपरेशन रखें। तो ऐसे ही एक बंदा था, आपको रिवॉल्यूशनरीज में बताया जाता है, द रिवॉल्यूशनरीज में एक बंदे का नाम गुसिपी माजनी। तो ये मजीनी जो है वो इटली का बंदा होता है, जिनोवा में पैदा होता है, 24 साल में ही ये बहुत सारी हरकतें पटक देता है, तो इसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, तो देश निकाल दिया जाता है। अब ये बंदा जो है वो यंग इटली, यंग यूरोप जैसी मर्सेल्स बने वगैरह में सोसाइटीज़ बना रहा होता है ना, ताकि इसी के जैसे सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है, सबको अंदर 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 टिकड़म भिड़ा रहा होता है। साथ ही साथ में इसी मॉडल को देखते हुए जर्मनी में भी, इटली में भी ऐसे लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं अंडरग्राउंड तरीके से कि हाँ यार, अब हमको थोड़ा थोड़ा नेशनलिज्म समझ में तो आने लगा है, हमको करना तो पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सारी इमर्ज हो चुकी थी, बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो चुके थे, अब वो सर्वडम वगैरह मेमोरियल ड्यूज नहीं फॉलो करना चाहते थे। क्लियर, ठीक। अब क्या हुआ, ये तो अंडरग्राउंड सारी चीज़ें चल रही थी। अब पहला रिवोल्ट, एज ऑफ रिवॉल्यूशन आया और पहला रिवोल्ट उठा फिर से फ्रांस में इन्होंने बर्बन डायनेस्टी बिठा दी थी ना वियना के, ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू। तो फिर अब लोगों ने जुलाई 1830 के रिवोल्ट में इस बर्बन डायनेस्टी को भी हटा दिया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की और मोनार्क बनाया किसको, लुई फिलिप को। अब जाहिर सी बात है, व्हेन फ्रांस नीड्स एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, तो जब फ्रांस ने हिम्मत दिखाई तो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट, तो फिर बाकी सारे लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। बेल्जियम भी नीदरलैंड से अलग हो गया, ब्रुसेल्स में अपराइजिंग इकट्ठी हो गई, और इधर जो है वो ग्रीस भी वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था, तो उस बीच ग्रीस भी चाहता था कि ग्रीस जो है वो इस्लामिक एम्पायर के अंडर नहीं रहना चाहता था, है ना। तो ग्रीस के लोग जिनको पहले एग्जाइल में भेज दिया था, उन लोगों ने ग्रीस को सपोर्ट किया। बाकी जो दूसरे यूरोप के दूसरे नेशंस थे जो ग्रीस के प्रति सिंपैथी रखते थे, क्योंकि ग्रीस जो है वो काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन है, सभ्यता बहुत पुरानी। हम देखते हैं ना ग्रीक लेटर, ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक सॉन्ग, ऐसा करके कि बहुत पुराना। तो ऐसे सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी थी, तो लोगों को बहुत सहानुभूति थी, तो उन्होंने सबने मदद किया। फिर जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, बायरन जैसे लोगों ने काफ़ी काम किया, लेकिन फिर वो फाइनली बीमार पड़ गए थे, तो इस वजह से वो काम नहीं कर पाए, वो लड़ाई नहीं लड़ पाए। लेकिन फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 के तहत ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ग्रीस हो गया, अब ये काम चलता चला आगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, 2 जगह पर प्रॉब्लम आई। एक तो ये कि अब यूरोप में ऐसा माहौल इस समय तक छा गया कि बहुत गरीबी, बहुत मारा मारी शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा गरीबी शुरू हो गई कि लोग परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई इस समय पे। तो अब क्या करेंगे, मांगेंगे किससे, अपने राजा से ही मांगेंगे। तो लुई फिलिप को हेड बनाया था ना इन्होंने, लेकिन लुई फिलिप कुछ कर ही नहीं रहा था। जैसे फ्रांस की हम बात करें, यूरोप में फ्रांस रीजन की हम बात करें, तो वहाँ पे लुई फिलिप को हेड बनाया था। अब यार जब ऐसी दिक्कतें आई किसी देश में, तो राजा का काम बनता है कि नहीं उस देश को संभालना, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो उस लुई फिलिप को तो भाग जाना पड़ा, है ना। और ऐसी सेम स्थिति एक बार पहले भी हुई थी, जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ के लोगों को ऑर्डर्स दे दिए थे और पेमेंट बहुत कम दिया था, तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उसको घर पे मारने, खिड़की उड़की फोड़ने। फिर फाइनली 24 घंटे बाद उसको जो है वो आना पड़ा, फिर अरेस्ट ये सब जो है वो हुआ था। तो ऐसा केस उस समय पे भी बना था। तो वैसा ही केस इस बार फिर से फ्रांस में बना, पेरिस
की रोड पे जनता इकट्ठी हुई और रिवोल्ट कर दिया। तो लुई फिलिप को तो भाग के जाना पड़ा और फाइनली जो है वो इन्होंने जनता के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया फ्रांस के अंदर। ठीक, अब फ्रांस की कहानी आप सुनते ही रहोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब वो मरम्मत कर करके चीज़ों को ठीक करे ही जा रहे हैं, है ना। ये इसी चैप्टर में आप चौथी बार सुन रहे हो, 9th में आप फ्रांस में 3-4 रिवॉल्यूशन आप देख ही चुके होते हो। ठीक, तो अब ये तो हो गई फ्रांस की बात, है ना। अब ये क्या हो गया, जहाँ पर भूखमरी चल रही थी वहाँ पर ऐसे ऐसे केस हो रहे थे और वेस्टर्न वाली साइड में लोगों ने अब लड़ाई लड़ना शुरू कर दी थी और लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से निपट रहे थे अपने अपने मोनार्क से और चीज़ें कर रहे थे। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप का क्या करे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ये मिडिल क्लास और लिबरल लोग जो है वो इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ पर मिडिल क्लास और लिबरल लोगों ने क्या करना शुरू किया, जैसे जर्मनी, ये लोग इकट्ठे हुए, इनको लगने लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, फ्रांस ने भी कर दिया, अब हमको भी ये 39 फेडरेशन है, ऐसा थोड़े ना होता है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, हम सब जो है वो टीम अप करके हम जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे जाते हैं, सेंट पॉल्स पे, और फिर वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिज़ाइन कर लेते हैं सारे के सारे लोग और एक राजा को चुन लेते हैं, है ना। इन्होंने दिमाग में फ्रेडरिक विलियम का नाम रख रखा था कि उसको हम राजा बना देंगे, वो खुश हो जाएगा, हमारी साइड हो जाएगा और बढ़िया से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप हो जाएगी। तो ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुँचे, पर इनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कच्ची थी कि वुमेन को इन्होंने सब्जेक्ट बना रखा था कि आप ऊपर से ही देखो, इकट्ठे मत हो, पुअर पीजेंट्री को लेके कुछ नहीं कर रहे थे। इसमें भी जो रिच लोग थे वही आगे आ रहे थे, तो ये तो गलत था, है ना। अगर आप एक तो रिवॉल्ट लड़ना चाहते हो और आप अपने कमज़ोर वर्ग को ही नहीं लेके चल रहे, तो फिर वो भी मुंह मोड़ लेंगे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो ये ऐसी कुछ टूटी फूटी प्रिपरेशन लेके अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर पहुंचे। ये फ्रेडरिक विलियम को ताज देने वाले थे, फ्रेडरिक विलियम ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा ताज भाई, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम जो है वो अपने दूसरे राजाओं के साथ में इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इनकी सबकी पोपट हो गई, ये चल दिए वापस की, ठीक है। लेकिन फिर धीरे प्रुशिया का जो राजा था उसको समझ में आया कि यार ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल ये प्रिपरेशन अपनी अच्छी करके आएंगे और हमारी जो है वो 12 बजवाएंगे, इससे अच्छा हम ही जो है वो क्या करते हैं, हमारी इमेज ख़राब ना हो, इसलिए हम खुद ही कुछ करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम इन लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं देंगे तब तक ये आगे न पीछे आकर हमें परेशान करते रहेंगे, तो इससे बेहतर है इनके साथ में हाथ मिलाओ और इनके साथ साथ में चलते रहो, क्योंकि आगे न पीछे चेंज आना है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर रशिया और हैब्सबर्ग वाले साइड में भी लोगों को जो है वो उन्होंने लिबर्टी थोड़ी बहुत देना शुरू कर दी अपने अपने एंड पे। अब बात आती है जर्मनी की, तो फिर जर्मनी का जो प्रुशिया का किंग था उसने सोचा कि मैं अपने सिर पे जिम्मेदारी लेता हूँ और जर्मनी को हम क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आर्मी ने यूनिफिकेशन किया देश का, समझ रहे हो आप बात को। आर्मी ने देश का यूनिफिकेशन किया, लड़ाई लड़ी गई, है ना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, और उनसे अपना हिस्सा जो है वो लिया गया जर्मनी का। और फिर उसके बाद में मतलब पूरे जो है वो 7 वॉर लड़े गए 3 साल तक, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था उसकी मदद से, और फिर फाइनली जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया। विलियम वन जो था उसको क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, लेकिन फिर उनको कुछ गड़बड़ लगी कि नहीं, इसको राजा वाजा नहीं बनाना है, तो कुछ कहानी है, वो कहानी मुझे नहीं पता, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि वो लास्ट में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है कि वो जनवरी की एक बिटर नाइट पे इन्होंने जो है वो केजर विलियम को इन्होंने फिर से अपना राजा जो है वो घोषित कर दिया। तो ऐसे जर्मनी का यूनिफिकेशन एकदम बढ़िया सा हो गया, ठीक। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, बैंकिंग सब कुछ जो है वो प्रोसेस होने लगा। अब वो बाउंड्री हो गई कि हाँ ये जर्मनी है। जर्मनी को पैक कर दिया हमने, फ्रांस, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम और ग्रीस को तो हम करके आ ही गए, ठीक है। अब रशिया का भी थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया और यहाँ पर जर्मनी भी पैक हो गया, यूनिफाई हो गया। अब बात करें तो इटली की, तो इटली में भी यही काम हुआ। इटली में ऐसा था कि नॉर्थ ऑस्ट्रिया के अंडर था, साउथ जो है वो अलग था, फिर सेंट्रल जो है वो अपना पोप के अंडर था। सिर्फ ऐसा था कि एक हिस्सा जो था वही सिर्फ इटली के प्रिंसली स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट जो है वो इटालियन प्रिंसली स्टेट के हाथ में था, जिसका राजा था विक्टर इमैनुअल II। तो उसके दिमाग पे अब भार पड़ी। अब हुआ क्या कि गुस्सीपी माजनी तो कर ही रहा था, है ना, अंदर 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 प्लानिंग कर रहा था, तो अब उसकी प्लानिंग इम्प्लीमेंट होने की बारी आई। लेकिन गड़बड़ी हो गई कि उसने 2 रिवॉल्ट लड़े और दोनों रिवॉल्ट फेल हो गए, तो फिर वो उससे जो है वो यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। तो अब लोड किसके ऊपर आ गया कि भैया वो ऑस्ट्रिया तो करेगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही अलग है ना, इटली वाला बंदा कर सकता है ये तो कोई, और साउथ वाला रीजन भी इटली का नहीं है, वो भी दूसरे के हाथ में, सेंटर पोप के हाथ में, तो उनको तो अंडर हम ले ही लेंगे। तो अब बात किसकी आई, तो जो इटली का जो बंदा है वो कौन, सार्डिनिया पिडमोंट का राजा। तो उसके दिमाग पे उसके इस पे मेंटल फूट गया कि भैया आप तुम्हारे सिर पे है, तुम करो, यूनिफिकेशन कर सकते हो। तो फिर वो कावूर की मदद से, जो उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसकी मदद से
लड़ाई लड़ते हैं, है ना। तो पहले तो वो ऑस्ट्रिया से अपना हिस्सा लेते हैं नॉर्थ वाला, फिर उसके बाद में गिसिपी गैरीबाल्डी आ जाता है, वो अपने पीजेंट ट्रूप्स को इकट्ठा करके लेके आ जाता है, और फिर जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती है, और फिर सदर्न वाला रीजन जो है वो भी ले लिया जाता है, और फाइनली इटली को भी यूनिफाई कर लिया जाता है। तो इटली यूनिफिकेशन हो गया। इटली के यूनिफिकेशन में तो जनता को पता ही नहीं था कि भाई इटली जैसी कोई देश भी है। ला इटालिया तो वो राजा की बीवी को ही समझते रहते थे क्योंकि इतना नहीं ज्ञान था भाई। जो लड़ रहे थे वही लड़ रहे थे, बाकी देख रहे थे वो देख रहे थे, ऐसा वाला काम वहाँ पर चल रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है उनको किसी से आज़ादी नहीं चाहिए थी। अब जो लोग ये समझ गए कि हमको टुकड़ों को इकट्ठे करके देश बनाना है, वही इस काम में लगे हुए थे, है ना। तो बस ऐसे करके इटली का भी यूनिफिकेशन हो गया। अब बात आती है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन को आज हम जैसा देखते हैं वैसा ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये वहाँ पे रहने वाले लोग मतलब अलग अलग ऐसे आइलैंड थे आजू बाजू के। मैंने आपको वन शॉट में फोटो बताई है ना, दिमाग में चलते रहनी चाहिए आपके एनसीईआरटी, क्लियर। तो यहाँ ब्रिटेन में आयरिश, है ना, स्कॉटिश, वेल्स और इंग्लिश ऐसे लोग रहते थे, है ना। इंग्लैंड के इंग्लिश, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश, आयरलैंड के आयरिश और वेल्स के वेल्श लोग, ठीक। तो ये लोग रहते थे। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पे इंग्लैंड जो है वो ग्रो हो गया, है ना, मतलब काफ़ी रिच हो गया, अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। और फिर ये लोग तो क्या है, सब दूर मुंह मारते रहते थे, है ना। किसी देश से कुछ लेके आ गया, किसी देश से कुछ लेके आए तो पैसा तो जाहिर सी बात से बनना था ही इनका। तो इनके पास में पैसा अच्छा बन गया। तो अब ये क्या सोचने लगे कि हम पावरफुल हो गए। पैसे की माया हर कोई नहीं झेल सकता। जैसे जिसके पास पैसा है उसको लगने लगता है अब मैं पावरफुल हो गया, अब मेरे जैसा कोई नहीं। तो उसने क्या किया, उसने पहले स्कॉटलैंड को अपने अंडर लिया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत उसने स्कॉटलैंड को अंदर लिया, और स्कॉटलैंड के जितने भी कल्चरल या रिलीजियस जो भी राइट्स थे सबको उसने बर्बाद कर दिया, ठीक है। इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर दिया, गेलिक लैंग्वेज बोलवाना बंद कर दिया, है ना। उसने इंडिपेंडेंट लेना चाहा लेकिन नहीं ले पाया। स्कॉटलैंड ऐसे करके एक्ट ऑफ यूनियन के तहत किसके अंदर आ गया, इंग्लैंड के हाथ में आ गया, और यूनाइटेड ब्रिटेन कहा जाने लगा, क्लियर। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कहा जाने लगा, ठीक। अब ये तो बन गया, स्कॉटलैंड आ गया। अब बचा क्या, आयरलैंड। तो आयरलैंड में अगर हम देखें ना, नॉर्दर्न आयरलैंड है, सदर्न आयरलैंड है। तो यहाँ पर लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक थे, ठीक है। अब इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट थे और यहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट। तो इन इंग्लैंड ने इन प्रोटेस्टेंट की मदद की इन कैथोलिक के ऊपर पावर जमाने में, है ना, कि भैया तुम इनके ऊपर पावर जमाओ, बढ़िया बढ़िया इनको अपने अंडर ले लेना। तो ये प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के ऊपर चढ़ गए, है ना, और अपनी पावर जमाने लगे, और ऐसे करके धीरे से खसका के, ठीक है, इन लोगों को भी अपने अंडर इसने ले लिया, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी कि नहीं हमको नहीं आना है, नहीं हमको नहीं आना है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आ ही गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं हो पाए। वेल्स तो उसके अंदर था ही। अच्छा, बीच में एक बात हमारी रह गई कि ये सारी फीलिंग ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ही सब ऐसे हो गया कि लिबरलिज्म आया और सब लोग लड़ाई लड़ने लगे, नहीं, ठीक है। लोगों ने फीलिंग जनरेट की, रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता है, भाई गाने, फोकलोर्स, हाइम्स, है ना, ये सब जो है वो चलता रहा बीच बीच में, है ना। लोगों को इससे नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर इमर्ज होती रही। जैसे हम बात करें तो हमारे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है, उन्होंने दास वोक शुरू किया, है ना। अब हम बात करें तो पोलैंड में ही देख लो। तो पोलैंड जो है मैंने आपको बताया ना कि रशिया के अंडर था। तो पोलैंड जब रशिया के अंडर आया तो लोग तो पोलैंड के लोग पॉलिश बोलते थे। अब रशिया ने डोमिनेशन किया तो रशिया कहने लगा कि नहीं रशियन बोलो, तो ऐसे थोड़े होता है। तो पोलैंड के लोगों ने अपना जो रिवॉल्ट है वो भाषा के थ्रू जारी रखा। वो पोलिश ही बोलते हैं, तुम मार लो पीट लो कुछ भी करो, हम पोलिश ही बोलेंगे, है ना। तो वो पोलिश ही बोलते रहते, ठीक। वहाँ पर उन्होंने स्कूल में, कॉलेजेस में, रिलीजियस एक्टिविटी में सब दूर रशियन कंपलसरी कर दी, पर नहीं, ये पोलिश ही बोलते। करोल कुर्स्पिंस्की जैसे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, हाइम्स लिखी, सब कुछ। तो इन्होंने अपनी भाषा को एक हथियार बनाया अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, है ना। तो ऐसे जो भी जिस भी नेशन में जो भी जिस चीज़ में बिलीव करते थे उन्होंने अपनी अपनी लड़ाई जो है वो सॉन्ग्स, हाइम्स, इन सब के थ्रू जो है वो लड़ी। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा रह गया था। तो वही एक रीज़न यही है कि लोगों के बीच में इमर्जेंस इस तरीके से हुआ, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे फ्लैग वगैरह को लेकर ऐसे इनके बीच में जो है वो इमरजेंस हुआ। अब क्या हो गया, अब सब जो है वो बन गए, सब बढ़िया बढ़िया यूनिफिकेशन हो गया, तालियां, सबका यूनिफिकेशन हो गया। लेकिन अब बात क्या आ गई कि लोगों के अंदर फीलिंग कैसे लाई जाएगी, ये हमारा देश है ना। सबको तो नहीं समझ में आया था कि नेशनलिज्म क्या, तो हमारा देश है, फीलिंग कैसे लाई जाए। तो वो रोमांटिसिज्म वाली फीलिंग तो लोगों के अंदर लाई गई, उससे काफ़ी हद तक बूस्ट लोगों को मिला। लेकिन फिर इन्होंने वही फ्लैग बनाना शुरू किए, ट्राई कलर, है ना। इधर ब्रिटेन में भी जब ये पूरा ब्रिटेन बन गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बन गया पूरा, तो इन्होंने भी जो है वो अपना नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, है ना, और अपना नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये सब इन्होंने बना लिए,
जैक वगैरह, है ना। तो ऐसे इन्होंने सबने अपने अपने देशों में अपने फ्लैग, फीमेल एलिगोरी इन्होंने बनाई जिसको देखकर ये रिलेट कर पाएंगी, हाँ ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करिए। जैसे जर्मेनिया, है ना, मारियान, ऐसी फीमेल एलिगोरीज इन्होंने बनाई। जैसे जर्मनी में जर्मेनिया इन्होंने बनाई, ठीक है, मारियान बनाई। तो जर्मेनिया के ऊपर जो है वो ओक लीव्स, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिम्बल्स रिप्रेजेंट करती है। जैसे ओक लीव्स हीरोइज्म बताता है ना। तो ऐसे सब कुछ सिम्बॉल्स उनके अंदर ऐड किए ताकि जो उनका देश है वो पूरा उस महिला में पोर्ट्रे हो। वो महिला कोई देश की एक पर्टिकुलर महिला नहीं थी, वो इमेज क्रिएट की। जैसे हमारे यहाँ भारत माता हमारे देश की कोई एक लड़की है क्या, नहीं ना, हमने इमेज क्रिएट की ना, तो हमने भी इन्हीं देशों से सीखा कि हाँ वहाँ पर ऐसे रिलेट हुआ तो हम भी कुछ ऐसा करें ताकि हमारे यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लोग जो है वो फीलिंग ला सके। ठीक, अब नेशनलिज्म हो चुका था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब नेशनलिज्म के साथ में इंपीरियलिज्म भी आ गया इनके। क्या इंपीरियलिज्म आ गया, मतलब कि हमारा देश तो बन गया, अब हम दूसरे का भी हथियाएंगे। वापस ये गोल मतलब दुनिया छोटी है, गोल है, वापस घूम फिर के ये वापस उसी पॉइंट पे आ गए कि अब हम तो जर्मनी बन गए, हम तो इटली बन गए, हम तो ये बन गए, हम तो वो बन गए, सब इन्होंने बना लिया। अब इनको ऐसा था कि अब उसकी टेरिटरी भी मेरे पास में आ जाए तो मज़ा आ जाए, मैं पावरफुल दिखूंगा। तो इनको ऐसा लगने लगा अब बाय 19वीं सेंचुरी की हम जो है अगर दूसरे पे कॉन्कर करेंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल कहलाएंगे, है ना। तो ऐसा ही एक रीजन था बाल्कन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अब ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जैसे ही होने लगा तो ये बाल्कन रीजन भी सब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे कि हम अपना एक देश बना लेंगे। अब अपना देश तो बना लेंगे, साथ में जैसे उस एरिया के पास में ज़्यादा रिसोर्स है तो ये बाल्कन रीजन भी चाहते थे कि मैं उसके हिस्से का ये वाला रिसोर्स ले लूँ या उसके हिस्से का इतनी ज़मीन में रख लूँ, हमारे देश के अंदर आ जाए। ऐसा करके ये बाल्कन्स के आपस में भी चल रहा था। क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे तो जो बिग पावर राइवलरी थी यानी कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, उनके नज़रों में भी ये बाल्कन रीजन आ गया कि हाँ यहाँ से ये रीजन अगर हमारे हिस्से आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ऐसे करके बाल्कन रीजन जो है वो एक एक्सप्लोजिव बन गया। ठीक है, तो बाय 19वीं सेंचुरी तो मतलब इंपीरियलिज्म के नेशनलिज्म के साथ में जो इंपीरियलिज्म की भावना आई तो इसने यूरोप को डिस्ट्रक्शन पे लाके खड़ा कर दिया, है ना। तो वॉर हुए, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में देखते ही फिर इन्होंने ब्रिटेन वुड और ये सब लेके आए, ग्रेट डिप्रेशन और ये सब हो गए। तो इसी हरकत के कारण ना इसके पहले ये नेशनलिज्म हो गया था, अपने घर पे टिके रहते, पर नहीं हमको तो दूसरे का भी हिस्सा चाहिए, ये वाली भावना इनके अंदर आ गई थी। तो ऐसे करके आपका चैप्टर खत्म होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे जैसे मैंने आपकी कहानी सुनाई, आई होप आपके दिमाग में एनसीईआरटी घूम रही होगी। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। सारे चैप्टर के इसी तरीके से 20 मिनट रिविजन आपको मिलते रहेंगे, ज़रूर से बने रहिएगा। और ये सारे चैप्टर्स आपको सिखाते हैं, ऐसा दिमाग में आएगा कि हम क्यों पढ़े यूरोप, हम क्यों पढ़े इसका, हम क्यों पढ़े उसका, हमको तो हमारे देश से मतलब ऐसा नहीं होता। आप जब अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी देखते हो ना कि इन्होंने इस सिचुएशन में ऐसा किया तो इनको ये रिटर्न में मिला, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें आइडियाज़ मिलते हैं इससे, है ना। इसलिए हम आसपास के देशों के बारे में भी पढ़ना समझना ज़रूरी समझते हैं। आई होप आपको कहानी बहुत अच्छी लगी। जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आपके लिए एक होमवर्क है दैट व्हाट इज़ ज़ोल्वेराइन एंड ज़ोल्वेराइन क्यों लाया गया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।